गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मनोविज्ञान की परिभाषा एवं लक्ष्य। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं एवं उसके लक्ष्य को समझेंगे। तो मनोविज्ञान शब्द यूनानी भाषा के साइकी और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का तात्पर्य आत्मा से है और लोगोस का तात्पर्य ज्ञान से है। तो इस प्रकार जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो है मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान या विज्ञान है। परंतु मनोविज्ञान को उसके विकास की निम्न अवस्थाओं के आधार पर बताया गया या निम्न अवस्थाओं में उसको समझाने का प्रयास किया गया। आत्मा का विज्ञान, जो पहली अवस्था थी वो थी आत्मा का ज्ञान। तो अरस्तु जो थे वो मानव जीवन में आत्मा का बहुत बड़ा महत्व मानते थे, यद्यपि वे आत्मा एवं शरीर के संबंध की व्याख्या नहीं कर पाए। इसलिए आत्मा शब्द को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो इतना अस्पष्ट था कि अनुभव और व्यवहार के यथार्थ तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सकता था। तो इसलिए आत्मा शब्द को छोड़ दिया गया। फिर विकासात्मक रूप में जो अवस्था आई वो थी मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है। तो ग्रीक दार्शनिक जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, परंतु बाद में मनोविज्ञान की ये परिभाषा भी त्याग दी गई। इस परिभाषा में कई कमियां पाई गई और इस परिभाषा के विरुद्ध कई आपत्तियां थीं कि मनोविज्ञान जो है मन के अस्तित्व को नहीं मानता, उसके स्थान पर मानसिक प्रक्रियाओं को माना जाता है। और केवल विज्ञान कहने से ये स्पष्ट नहीं होता कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा मन शब्द का प्रयोग करने वाले जो विचारक थे वो उसके स्वरूप के विषय में भी एकमत नहीं थे और इस परिभाषा में मनुष्य और पशु के बाहरी व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसलिए मन का विज्ञान जो है इसमें भी कमियां पाई गई। उसके बाद जो विकासात्मक अवस्था आई वो थी चेतना का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा गया। विलियम जेम्स लिखते हैं या कहते हैं कि मनोविज्ञान की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो चेतना की दशाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। तो उन्होंने चेतना का वर्णन करने का प्रयास किया। विलियम वुंड जो मनोवैज्ञानिक थे वो प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु बाहरी अनुभव के विषय के विरुद्ध जो है वो मनोविज्ञान की जांच करते थे, जिसको हम आंतरिक अनुभव कहते हैं। अर्थात हमारी अपनी संवेदना और अनुभूति, हमारे विचार और संकल्प, वो हमारी जो है आंतरिक अनुभव थे। तो मनोविज्ञान की ये परिभाषा दोषपूर्ण पाई गई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना, क्योंकि मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान चेतना जैसे किसी विशेष तत्व को न मानकर चेतन प्रक्रियाओं को मानता है और चेतना शब्द का प्रयोग करने वाले विचारक भी उसके अर्थ के विषय में एकमत नहीं है। कुछ विचारक तो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह चेतना जो है वो द्रव्य है, और कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि चेतना जो है वो एक प्रक्रिया है। इसके अलावा चेतना शब्द में मनुष्य और पशु का व्यवहार भी नहीं आता और मनोविज्ञान अचेतन तथा अर्धचेतन, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तो चेतना का विज्ञान यदि हम इसको कहते हैं तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये छूट जाते हैं और केवल विज्ञान मात्र कहने से ये स्पष्ट नहीं होता कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है या नेगेटिव साइंस है। तो इसलिए ये जो चेतना की जो के रूप में जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई तो इसको भी मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। उसके बाद जो विकासात्मक अवस्था आई वो थी व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा गया।
जो प्रसिद्ध व्यवहारवादी थे वॉटसन, उन्होंने मनोविज्ञान की सही जो परिभाषा थी वो प्रस्तुत की। उनका कहना था कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके। लेकिन वॉटसन जो हैं वो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वॉटसन से पहले भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, और इस परिभाषा में जो ये व्यवहार का विज्ञान जो परिभाषा थी इसमें भी कुछ कमियां पाई गईं। ये देखा गया कि केवल विज्ञान कहने से ये मालूम नहीं पड़ता कि मनोविज्ञान कैसा है, विज्ञान है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें भी व्यवहार शब्द को बहुत ही संकुचित या कम अर्थों में लिया गया। और व्यवहारवादी ये कहते हैं कि व्यवहार जो है वो किसी उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान उत्तेजना अनुक्रिया का विज्ञान बन जाता है। उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया का मतलब है कि वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक हैं और उन उद्दीपकों के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। तो व्यवहारवादी जो हैं उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया का विज्ञान मनोविज्ञान को कहते थे। तो वास्तव में व्यवहार में आंतरिक प्रक्रियाएं भी शामिल होनी चाहिए। तो व्यवहारवादी जो विचारधारा थी उसमें एक कमी ये थी कि इसमें आंतरिक प्रक्रियाओं को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जो विकासात्मक अवस्था आई उसमें था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो व्यवहार विज्ञान कहने के अतिरिक्त मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन भी कहा गया। यानी व्यवहार का विज्ञान कहने जो वॉटसन ने जो व्यवहार का विज्ञान कहा उसके अतिरिक्त मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन भी कहा गया। तो ये जीवित प्राणी के रूप में और एक परिवर्तनशील बाह्य जगत में काम करते हुए तथा अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों से प्रतिक्रिया करते हुए मनुष्य का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया कि जो वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए मनुष्य का अध्ययन है। तो इस तरह से मनोविज्ञान की परिभाषा में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो ये थी कि इसमें ना तो ये बताया गया कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है और ना ही पशु के व्यवहार को मनोविज्ञान में शामिल किया गया। फिर भी बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनमें से वॉटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को एक ऐसा विज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके। उसके अलावा मैक्यूगल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया और ये बताया कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। हिलगार्ड ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानव तथा अन्य पशुओं का अध्ययन करता है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है या पॉजिटिव साइंस है जो मनुष्य तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है और यह व्यवहार आंतरिक जगत के मनोभावों की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। तो इस तरह से ये जो मनोविज्ञान है इसको व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है और व्यवहार में मानव का व्यवहार तथा पशु का व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं और मानसिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग या अन्य तरह की अनुभूतियों का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान जो है क्या है, मानव के व्यवहार का
अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, सिस्टमेटिक अध्ययन है, जिसमें हम प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं और प्राणी के भीतर की मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे लक्ष्य कि मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या हैं, तो मनोविज्ञान का लक्ष्य, जो पहला लक्ष्य है वो है मापन एवं वर्णन करना। मापन एवं वर्णन, तो मनोविज्ञान का सबसे पहला लक्ष्य प्राणी के व्यवहार का वर्णन करना तथा फिर उसका मापन करना है। और प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे चिंता है, सीखना है, या मनोवृत्ति है, या क्षमता है, बुद्धि है, इन सब का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक है। तो इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण का विकास करना है। और किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कम से कम 2 गुण होने अनिवार्य हैं, एक विश्वसनीयता और एक वैधता। तो बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगी कि विश्वसनीयता क्या होती है और वैधता क्या होती है। तो इस तरह से मनोविज्ञान का जो प्रथम लक्ष्य है वो है मापन करना और फिर वर्णन करना। तो मापन के बाद मनोविज्ञान का हम जो व्यवहार होता है उसका हम वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए बुद्धि परीक्षण के द्वारा हमने बुद्धि मापी, और बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति का IQ यानी बुद्धि लब्धि 130 है, तो मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान में ये समझा जाता है कि व्यक्ति जो है वो तीव्र बुद्धि का है और विभिन्न परिस्थितियों में वह हमेशा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता है। तो इस तरह से मापन करना और फिर उसका वर्णन करना। दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण करना। तो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाना या पूर्व कथन करना, ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। मनोवैज्ञानिक जो हैं वो गत व्यवहार के माध्यम से उसका के मापन के आधार पर पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति जो है इन परिस्थितियों में क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है, ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। जैसे अगर हम किसी छात्र की सामान्य बुद्धि के स्तर का मापन करके उसके बारे में सही सही जान लें, तो हम स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्षमता है या अभिक्षमता है, अभिरुचि है, इनका भी मापन किया जा सकता है। तो व्यक्ति की अभिरुचि को हम मापकर ये अनुमान लगा सकते हैं या ये हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के कार्यों में लगाना सही रहेगा, ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। तो बच्चों, इस तरह से पूर्वानुमान, जब हम व्यक्ति का परीक्षणों के माध्यम से हम मापन करके और हम ये पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति जो है किस किस कार्य में सफल होगा या किस कार्य को अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा। और पूर्व कथन एवं नियंत्रण दोनों साथ साथ चलते हैं। जब मनोवैज्ञानिक किसी भी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित करना भी होता है। जैसे मान लीजिए मनोचिकित्सक रोगी के व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित इसलिए करते हैं कि उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो पूर्व कथन करना और नियंत्रण करना ये भी मनोविज्ञान का एक प्रमुख लक्ष्य है। थर्ड है व्याख्या करना। तो मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना है। यानी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं ताकि व्याख्या जो है वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। तो इस तरह से मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं और तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब तक किसी व्यवहार का ठीक ढंग से मापन या वर्णन नहीं होता, हम उसके बारे में कोई पूर्व कथन नहीं कर सकते और उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। और उसके बाद जब हम पूर्व कथन करते हैं या उस पर नियंत्रण रखते हैं तो हम उसकी व्याख्या भी आसानी से, व्यवहार की व्याख्या भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उसके लक्ष्य, ये आपका एक सब टॉपिक है चैप्टर 1 के अंतर्गत। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोस में आपका सिलेबस कवर होता जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।